नमस्कार, वेलकम टू द समर्थ ऐप प्रेप। मैं हूं डॉक्टर अंकित और आप देख रहे हैं हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है CUET का, उसके अंदर जो 12th बायोलॉजी की बुक है NCERT, उसको हम एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में जो है चैप्टर 12 यानी कि इसके बाद अपने 4 चैप्टर और बचेंगे जो इनके सबसिक्वेंट लेक्चर्स में कवर कर दिए जाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस वाला जो पार्ट रहता है आपका, वो कौन कौन सा है, कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से हमने ली है और आज की जनरेशन में, आज के सिनेरियो में जो है वो एप्लीकेबल हैं, यूज़फुल हैं। तो उन्हीं टेक्निक्स के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडेक्स क्या रहेगा हमारा, ऐसे यानी कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चीज़ में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस जो होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उनको हम कवर अप करेंगे। उसके बाद में मेडिसिन यानी हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी के अभी हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट्स को कैसे हैं और कैसे बनाए जाते हैं। उसके लास्ट में आएगा आपका एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ में उन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है और उन बातों को डिस्कस किया जाता है जो कि लाइव ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड या फिर किसी भी डिस्कवरी या किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो इश्यूज़ रहते हैं और उनको कवर अप करना पड़ता है, आपको उनको देखना पड़ता है। तो ये जो है टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे इस चैप्टर में। तो एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है किस तरीके से ये काम में आ सकती है। तो हमने उस टाइम भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर ऐसे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर थेरोपेटिक्स यानी कि जो डिजीज हैं उनसे रिलेटेड, उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है हम यहाँ पे स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एग्रीकल्चर के लिए, उसके अंदर फूड है, बायो रेमेडिएशंस हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट है, एनर्जी प्रोडक्शन है। सो ये सारे जितने भी आपको यहाँ पे बताए गए हैं ये बायोटेक के एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस हम जनरली डिस्कस करते हैं। और इनके अंदर जो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ जो होते हैं इसके, वो प्रेजेंट रहते हैं इसमें। और 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ में आपके कौन कौन से आएंगे, ये यहाँ पे जो आते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब और प्योर एंजाइम। एक्चुअली में क्या करना होता है, आपको कुछ जो इनिशियल प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। और उन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी भी सब्सटेंस को, मान लीजिए कि मिल्क को कन्वर्ट करना है आपको किसके अंदर, कर्ड के अंदर, तो उस केस में आपको बायोटेक्नोलॉजी में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लैक्टोबैसिलस यानी कि जो लैक्टोबैसिलस होता है वो उसको लैक्टोज शुगर को कंज्यूम करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और कर्ड जो होता है उसके अंदर विटामिन B12 जो होता है वो उसका लेवल इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू द मिल्क। सो इसी तरीके से हमें क्या है कि हमें बेस्ट कैटलिस्ट चाहिए यानी कि एंजाइम्स चाहिए आपको। और एंजाइम बायोलॉजिकल एंटिटी जो होती है यानी कि कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आपको लार्ज स्केल पे एंजाइम्स चाहिए ऐसे, तो वो जो प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, बायोटेक्नोलॉजी की। उसके बाद में आप माइक्रोब को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने सबस्ट्रेट ले लिया, आपने जो इनिशियल सबस्ट्रेट है आपका वो ले लिया, उसके साथ में आपने माइक्रोब्स ले लिए और वो ऑटोमेटिकली माइक्रोब्स के अंदर एंजाइम होगा तो वो उस चीज़ को कवर अप कर देंगे। तो ऐसा रहता है। तो ये इसके अंदर ये चीज़ आती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि सेकेंड वाला पॉइंट जो है हमारा वो कौन सा है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस, यानी कि जो माइक्रोब अब आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा उसको रहने के लिए आपको सूटेबल पीएच देनी पड़ेगी, सूटेबल उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से लेके जो भी उसके फीचर्स हैं जिनके अंदर वो बेस्ट से बेस्ट काम कर सकता है, वो सूटेबल बेस्ट कंडीशंस आपको उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और उन्हीं कंडीशंस को हम बोलते हैं ऑप्टिमल कंडीशंस। ऑप्टिमल कंडीशंस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे बोलते हैं कि आप कोई भी चैप्टर को लर्न करने की एबिलिटी आपकी तब ज़्यादा अच्छे से रहती है जब आप रूम में अकेले रहते हैं और एसी चलता रहता है, आपको गर्मी भी नहीं लग रही, आपको भूख भी नहीं लग रही और जो इन्वायरमेंट है वो आपके लिए एकदम सूटेबल है। तो उस कंडीशन में आपका बेस्ट आप दे सकते हो। तो उसी तरीके से माइक्रोब्स भी जो होते हैं वो पर्टिकुलर पीएच पे काम करेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करेंगे, पर्टिकुलर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में काम करेंगे।
उनको आप क्या करेंगे, मीडिया दे देंगे। मीडिया स्पेशली जैसे मीडियम, जिस मीडियम में भी वो ग्रोथ करना चाहते हैं, स्पेसिफिक मीडियम डिफरेंट माइक्रोब्स के लिए होते हैं, वो मीडियम आपको उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो उन्हीं कंडीशंस को, यानी कि जो बेस्ट से बेस्ट कंडीशन आप माइक्रोब्स को देते हो जिससे कि वो अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी से काम करें और उसके बाद में आपके लिए प्रोडक्ट्स वगैरह बनाएं। तो वो जो ऑप्टिमल कंडीशंस होती है उसको प्रोड्यूस करना और उसके बारे में टेक केयर करना, वो बायोटेक्नोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एक बार जब आपका माइक्रोब ग्रो कर गया, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लार्ज स्केल फर्मेंटर्स जो थे, उन फर्मेंटर्स में और आप 1000 लीटर्स ऑफ मीडिया जो है उसमें यूज करते हो और लार्ज स्केल के ऊपर माइक्रोब्स को ग्रो कर लेते हो विदाउट कंटामिनेशन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार जब माइक्रोब आपका ग्रो कर गया वहाँ पे, तो उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम है, बैक्टीरिया है, उसकी सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल में एंजाइम्स हैं, उनको आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि उनका प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन जो होता है वो किस में आता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं बेसिकली ये किसकी हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हैं। तो ये तो एक सिंपल सा शॉर्ट रिकैप हो गया आपके लिए। उसके बाद में सबसे पहले देखते हैं कि फूड प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में इसकी कौन कौन सी आपके इसके एप्लीकेशंस वगैरह हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अल्टीमेट टारगेट इज, आपका जो अल्टीमेट टारगेट है वो क्या है, इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसी हिसाब से हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, उनके लिए खाने के लिए खाना चाहिए, उसके अलावा रहने के लिए घर चाहिए, और जो भी बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एजुकेशन से लेके जितनी भी हेल्थ सेक्टर में, वो सारी आपको जितनी भी हैं वो सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पे तो एग्रोकेमिकल जो फैसिलिटीज़ है ना, एग्रोकेमिकल जो बेस्ड एग्रीकल्चर्स हैं, जनरली क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये दोनों यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स भी यूज करते हैं। तो एक एग्रो केमिकल्स, तो केमिकल्स बेस्ड आपकी यूरिया यूज करते हैं इसमें, तो यूरिया भी यूज करते हैं, यूरिया भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो आप अपने खेत में, अपने फार्म में यूज करते हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर्स। वो केमिकल्स जो आप एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर द एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सेकेंड नंबर पे आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर आप नो केमिकल्स, कोई भी केमिकल का यूज आप यहाँ पे नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, नो केमिकल, कोई भी केमिकल यहाँ पे यूज नहीं होगा और आप सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन्हीं का आप यूज करते हो। नेचुरल, इनके अंदर आप जैसे यूरिया नॉर्मल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जो सोयल की फर्टिलिटी है अपने खेत में उसको इंक्रीज करने के लिए आप यूरिया डाल देते हो। उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, जो ग्रीन मैन्योर आती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट से जो केचुआ खाद आपको मिलती है, अर्थवॉर्म जो बनाता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। दैट वो नेचुरल है बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो होगी उसके अंदर आप या तो वर्मी कंपोस्ट यूज करोगे या फिर ग्रीन मैन्योर, यानी कि छोटे छोटे पौधे होंगे, उन पौधों को आप ग्रो कर दोगे और उनको फिर बाद में जब आप बीज बोते हो उस खेत में, तो आप उन पौधों को मिट्टी के अंदर मिक्स कर दोगे साथ में। तो जैसे जैसे उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे क्योंकि दे आर बायोडिग्रेडेबल। वो धीरे धीरे अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं, गल जाते हैं और मिट्टी के अंदर उनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। थर्ड आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर्स। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, मान लीजिए किसी प्लांट को और लो वाटर कंडीशन में आपको ग्रो करना है, तो आप क्या करेंगे, ड्रोट रेजिस्टेंस जीन उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जीन ट्रांसफर कैसे करना है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था। जब हम एक प्लाज्मिड लेते हैं, प्लाज्मिड में अपना डिजायर जीन डाल देते हैं, उस प्लाज्मिड को फिर आप पर्टिकुलर सेल के अंदर डाल के, एग्रोबैक्टीरियम में डाल के और फिर प्लांट को इन्फेक्ट कर दीजिए, तो वो जीन जो है वो उस प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि जो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए दूसरी टेक्निक्स भी हैं, जैसे कि बायोलिस्टिक गन्स वगैरह जो थी हमने बताई थी आपको, तो वो टेक्निक्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसे अपन नॉर्मली अभी करते हैं वो वाली एग्रीकल्चर है, एग्रोकेमिकल बेस्ड, जिसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मार्केट से लेके आइए, अपने खेत में डाल दीजिए और उसके बाद में हो जाएगा। लेकिन ये जो केमिकल्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं क्योंकि धीरे धीरे इन केमिकल का जो ट्रेस अमाउंट है वो आपके सोयल में बढ़ता चला जाता है और एक दिन क्या होता है कि
इतनी ज़्यादा आपकी सोयल के अंदर इन आर्टिफिशियल केमिकल्स का अमाउंट बढ़ जाता है कि ये क्रॉप्स के अंदर आने लग जाते हैं। जैसे कि आपने गेहूं उगाया तो गेहूं के पौधे के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, और गेहूं को जब आप कंज्यूम करेंगे, आपको कोई और कंज्यूम, तो उस तरीके से क्या होगा कि एक फूड चेन जो होती है आपकी ऐसे वो डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी वजह से, और ये फूड चेन के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर कर जाते हैं। और दूसरा आता है आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये सबसे बेस्ट रहती है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता। इसमें आप क्या यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको आप यहाँ पे ग्रो कर देंगे, ग्रीन मैन्योर। और उसके अलावा दूसरा जो आता है आपका वो कौन सा आता है, दूसरा आपका आता है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट यानी कि जो अर्थवॉर्म से बनने वाली जो खाद है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, वर्मी कंपोस्ट। तो ये दो तरह से क्या है कि ये आपके बेसिक बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उसके एप्लीकेशंस यहाँ पे हैं फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, यानी कि ये फार्मिंग से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि फूड जो प्रोडक्शन है वो फार्म्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है आपकी एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर के अंदर वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखिए, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, इनको आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या करना है, ख़त्म करना है। जनरली इनका यूज़ करने से मैंने बताया था ये हार्मफुल्स होते हैं, इसलिए फॉर द फार्मर्स द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन एक्सपेंसिव। ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव भी आते हैं। फर्दर इंक्रीज द यील्ड इंक्रीज कर देंगे थोड़े दिनों के लिए आपके इसके, लेकिन बाद में क्या होता है, उसके बाद में नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। उसके बाद में जो वेराइटीज़ आपकी वहाँ पे डेवलप रहेगी उनमें कन्वेंशनल ब्रीडिंग यानी कि नेचुरल क्रॉस जो होता है और अच्छी वैरायटी डेवलप करना है वो आप नहीं कर पाओगे यहाँ पे ऐसे। तो अल्टरनेटिव पाथ जो होता है इसका वो दूसरे तरह के भी होते हैं, जैसे कि मान लो आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो इसका पॉसिबल सोल्यूशन है। तो आपने क्या किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो अल्टीमेट सॉल्यूशन किसका है कि जिससे आपकी जो फार्मिंग की जो फार्म है उसकी ये क्या बोलते हैं इसको, ये भी ख़राब ना हो, आपके फार्म्स की जो फर्टिलिटी है मिट्टी की वो ख़राब ना हो, और साथ के अंदर ये फूड चेन जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से क्या है कि नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कि इनमें हम जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है इसमें हम यूज़ क्या क्या करेंगे। तो जीएमओ के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, और दूसरे जो होते हैं ये भी आते हैं। देखो फंजाई है, बैक्टीरिया है, फंजाई एनिमल्स जितने भी होते हैं ये सब के सब इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड में आते हैं। अब इनमें इसका जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे कैसे होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं आपके, ये प्लांट्स क्या क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है आप देखिए कि मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेसेस, जैसे कि कोल्ड स्ट्रेस है, लो टेम्परेचर में भी आपकी क्रॉप जो है वो ग्रो कर जाएगी। ड्रोट रेजिस्टेंस है, यानी कि जो कम पानी के अंदर ग्रो कर जाएगी। सॉल्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि सैलिनिटी रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर आपने आपके जो सोयल है उस सोयल के अंदर सैलिनिटी इंक्रीज हो गई है तो उस केस के अंदर प्लांट की डेथ हो जाती है नॉर्मली। लेकिन ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट होंगे इनमें ऐसा सिस्टम रहेगा कि ये सॉल्टी वाटर के अंदर भी ग्रो कर जाएंगे। और लास्ट आता है आपका हीट, यानी कि जो सनलाइट होती है आपकी ऐसे, तो ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो आपकी फसल ख़राब हो गई, तो वो चीज़ जो है इनके अंदर नहीं होगी। दूसरा आता है रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, और इनके अंदर आपको इसके अंदर आप क्या करेंगे, कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस या इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स ही डाल देंगे, जिससे कि जो भी कीड़ा इनको खाएगा और जो भी इंसेक्ट इनको खाएगा और कंज्यूम करने की कोशिश करेगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसी वजह से क्या होता है कि आपको इसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स। उसके बाद में आता है हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कि हार्वेस्ट के बाद में जो पड़ा आपका अनाज रहता है वो गल जाता है, और मतलब लाखों टन जो एवरी ईयर ग्रेन्स वगैरह होते हैं हमारे, चावल है, गेहूं है, ये सारे क्या खराब हो जाते हैं। तो उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को जो है ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेस बाय द प्लांट्स, और मिट्टी के अंदर मिनरल्स तो प्रेजेंट है बट प्लांट उसको यूज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, दिस प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। तो उसमें क्या होगा कि जो आपके मिनरल्स हैं वो एक साथ ना लेके धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी उनको एनहेंस कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मिट्टी में प्रेजेंट है जितने भी आपके मिनरल्स हैं उनको प्लांट अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। ये ऐसा जीन हम उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद में आता है लास्ट, एनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, यानी कि जैसे विटामिन ए एनरिच राइस रहते हैं आपके, गोल्डन राइस,
तो आप क्या करेंगे कि जो राइस की क्रॉप जो रहती है उसके अंदर विटामिन ए की जनरली डेफिशिएंसी होती है, और विटामिन ए इज रिलेटेड टू द आई साइट्स। तो आई साइट जो होगी यानी कि जो आपकी आंखों की रोशनी है, उससे रिलेटेड जो विटामिन ए है वो चावल खाने से आपको मिल जाएगा, जो कि जनरली ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में आपको मिलता है, क्योंकि हमने विटामिन ए का जीन आइसोलेट किया है और वो इन राइस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे ड्रोट रेजिस्टेंस प्लांट क्या करेंगे और ऐसी कंडीशन में कौन से प्लांट्स को आप जो है ग्रो करेंगे। अब एक एक करके देख लेते हैं इनमें से। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गोल्डन राइस क्या करते हैं, गोल्डन राइस जो है वो और विटामिन ए एनरिच रहते हैं। विटामिन ए जो है उसका जीन इनके अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसजेनिक राइस बनते हैं वो बनते हैं गोल्डन राइस। दूसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बीटी कॉटन। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर में से 4-5 चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि समझने लायक है। बाकी ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकल है, यानी कि आप इसको रट्टा मार सकते हैं और इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। बैसिलस थूरियनजेनेसिस, हाँ, ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि एक स्पेशल प्रोटीन रिलीज करता है, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन क्या है, एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन है तो इसके लिए कोई ना कोई एमआरएनए होगा, कोई ना कोई उसके लिए जीन भी होगा जो कि डीएनए पे प्रेजेंट होगा। तो आपने क्या किया, इस बैक्टीरिया के डीएनए से बीटी टॉक्सिन का जो जीन है उसको आपने आइसोलेट कर लिया। अब बीटी टॉक्सिन का जीन आइसोलेट करके, और जो आपके बीटी कॉटन है या बीटी कॉर्न है, यानी कॉटन और कॉर्न की फसलें जो हैं उन प्लांट्स में आपने इस जीन को ट्रांसफ़र कर दिया। इसका मतलब है अब जो कॉटन के और कॉर्न यानी मक्का के जो प्लांट होंगे वो सारे के सारे प्लांट्स कौन सी प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, बीटी टॉक्सिन। अब नाम से पता चल रहा है कि ये जो है ये प्रोटीन कैसी है, टॉक्सिन है। दिस इज टॉक्सिन फॉर द इंसेक्ट नॉट फॉर द ह्यूमन, क्योंकि हमारी जो आपकी जो स्टोमक रहता है उसका इन्वायरमेंट रहता है एसिडिक इन्वायरमेंट, लेकिन जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनका स्टोमक का इन्वायरमेंट जो रहेगा, उनकी गट का इन्वायरमेंट जो रहता है वो बेसिक इन्वायरमेंट रहता है। तो ये जो है वो बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये बेसिक इन्वायरमेंट में एक्टिवेशन होने की वजह से ये जो बीटी टॉक्सिन जो होती है वो ह्यूमन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती, वर्टिब्रेट्स पे इफेक्ट नहीं होते। जो इंसेक्ट्स रहते हैं आपके ऐसे उनके ऊपर उनकी टारगेट किलिंग के लिए बीटी टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब दीज इंसेक्ट स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स जो होते हैं वो आप जो है इंसेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि अगर आपको कैटरपिलर को मारना है तो आप अलग तरीके से करिए, अगर आपको दूसरे तरह के ये रहते हैं, अभी हम नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर कहते हैं। अब ये जो क्रॉप्स आप ऐसे बनाएंगे, ये सारी की सारी क्रॉप्स जो होगी वो कैसी होगी, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगी। तो कौन कौन से जीन्स जो हैं बीटी टॉक्सिन के जो कि होस्ट स्पेसिफिक है यानी कि इंसेक्ट स्पेसिफिक है, वो हम देख लेते हैं एक एक करके। ये देखिए ये किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि ये कोई लार्वा है, ये कोई ऑर्गेनिक इंसेक्ट है जो कि इसको खा रहा है, ये लीफ है तो लीफ को ये खा रहा है। इसके अंदर क्या होगा, जो क्रिस्टल है क्राई प्रोटीन्स का, है ना, जो क्राई प्रोटीन्स मैंने बताई थी आपको अभी ऐसे, यानी कि जो बीटी टॉक्सिन बताई थी आपको, है ना। तो बीटी टॉक्सिन जो होता है आपका, वो बीटी टॉक्सिन जो है वो ये है। अब इसमें क्या होगा, जो बीटी टॉक्सिन है वो यहाँ पे ये रहा और बीटी स्पोर्स ये रहे। तो ये जब खाएगा तो इसके पेट में भी क्या है, ये सब चले जाएंगे। अब जैसे ही इसकी गट में यानी कि इसके पेट में यहाँ पे पहुँचेंगे, ये जो इसने खाया था, उसके बाद में ये जो है इसकी गट लुमेन जो होती है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स रहते हैं उन टॉक्सिन से ये क्या है, ये मैच कर जाएंगे। देखो ये जो टॉक्सिन था आपका वो आप देखो इसकी गट के अंदर इस तरीके से मैच हो गया, और ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये पोर क्रिएट कर रहा है, जिससे ही बाइंड होगा इसको गला देगा। तो ये देखिए ये वाली जो सेल थी यहाँ पे ऐसे, ये पार्ट आपका गल गया। तो उसकी वजह से क्या है, ये जो गट लुमेन जो है इनकी बॉडी कैविटी है उसके अंदर क्या क्रिएट कर दिए, पोर्स क्रिएट कर दिए गट के अंदर, और वो पोर्स की वजह से इंटरनल लाइसिस जो है वो क्रिएट हो जाता है और इस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। दोबारा देख लीजिए इसको कैसे होगा, ये उस प्लांट को कंज्यूम कर रहा है जिस प्लांट की लीव्स में, जिस प्लांट में आपने कौन सा जीन डाला था, बीटी जीन डाला था। बीटी जीन जो होता है वो क्राई प्रोटीन रिलीज करता है, और क्राई प्रोटीन रिलीज जो आप इस लीव को एक खाएगा तो इसकी बॉडी के अंदर ये जो है क्राई प्रोटीन भी चली जाएगी। अब ये क्राई प्रोटीन जो होती है ये प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन कर देगी, प्रोटीन रिलीज क्राइटॉक्सिन्स विच बाइंड टू द एपिथेलियल रिसेप्टर्स। अब ये जाके गट एपिथेलियम से जाके मैच कर जाते हैं, और बाद में जिससे भी बाइंड करते हैं उस जगह पे क्या है, ये पोर क्रिएट कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, और इसकी वजह से जो ये रहता है
आपका इंसेक्ट रहता है उसकी डेथ हो जाती है। तो एक बार जिस इंसेक्ट की डेथ हुई तो बाकी जो कीड़े होंगे वो उसको नहीं खाएंगे, ऐसा रहता है। इसमें क्या आता है देखो, नेक्स्ट जो जैसे एग्जांपल देखेंगे अपन इसके जीन्स का, तो जीन्स कौन कौन से हैं, तो ये देखिए, तो इसमें सबसे पहले आता है देखो नंबर ऑफ जो जीन्स होते हैं आपके वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है cry1ac एंड cry2ab। cry1ac जो है, cry1ac और cry2ab, ये जो जीन्स होते हैं ये किसके लिए, cry1ac करता है कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए, यानी कि ये कॉटन बॉल वॉर्म्स यानी कि कॉटन को ख़राब करने वाली जो कीड़े रहते हैं उनके ऊपर ये काम में आता है cry1ac। और cry2ab जो होता है वो कॉर्न बेरर में काम में आता है। देखो दैट ऑफ cry1 कंट्रोल द कॉर्न बोरर, ये देखो, ये देखिए कि cry2ab कंट्रोल द बॉल वॉर्म, और उसके बाद में cry1ab जो होगा आपका ये कंट्रोल करेगा। ये दोनों जो जीन्स होते हैं, ये दोनों जीन्स cry1ac, यानी कि ये देखिए, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जो cry1ac एंड cry2ab है, ये दोनों के दोनों जीन्स ही जो हैं वो कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि कॉटन बॉल वॉर्म्स को आपको बचाने के लिए ये दोनों जीन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। और cry1ab जीन जो होगा आपका वो कॉर्न के अंदर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपको बस यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको लर्न रखना है कि जिसकी वजह से क्या हो कि आपको ये पता लग जाए कि cry1ac और cry2ab जो जीन्स हैं वो किस किस फसल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से इंसेक्ट स्पेसिफिक हैं। फिर आता है आपका पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो होते हैं, यानी कि पेस्ट जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे करके क्या है, दीमक की तरह आपकी फसल को ख़राब कर देंगे। और उनको कंट्रोल करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस। उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है, उसमें जनरली हमें पता है कि RNA जो है वो हमारा कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अब सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है उसको mRNA रीड कर लेता है और प्रोटीन बना देता है। लेकिन अगर इसी RNA को आप कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग के थ्रू कुछ भी छोटा सा पीस अगर ऊपर से जोड़ दो ऐसे, तो ये mRNA डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो mRNA की सब यूनिट जो कि ट्रांसलेशन के अंदर इस mRNA को आइडेंटिफाई करती है, वो राइबोसोमल जो यूनिट है आपकी ऐसे, वो इस पर बाइंड अच्छे से नहीं हो पाएगी और प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, वही आपको ध्यान में रखना है। RNA इंटरफेरेंस जो होता है वो टोबैको की लीव्स को ख़राब कर देते हैं। तो उनके अंदर हमने क्या किया है ये देखिए। सबसे पहले जो डबल स्टैंडर्ड RNA जो रहता है, डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड RNA जो होता है वो बाद में डाइसर की हेल्प से क्या हो जाता है, जैसे ये डाइसर होता है ये इसको डबल स्टैंडर्ड RNA को कट कर देता है छोटे छोटे पीसेज में। तो छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिया। अब ये जो छोटे छोटे पीस हैं आपके से ये बन जाते हैं स्मॉल इनहिबिटरी RNA, है ना, स्मॉल इनहिबिटरी RNA यानी कि siRNA। और अभी क्या करेंगे, ये RISC फॉर्मेशन कर देंगे। RISC फॉर्मेशन का मतलब होता है RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो जीन उसके लिए काम में आने वाला जीन है। जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी को हीमोग्लोबिन चाहिए और मैं हीमोग्लोबिन का ही जीन आपके अंदर RNA से साइलेंस कर दूं, तो उस केस के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी क्योंकि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो वैसे ही क्या होता है, कोई लीथल प्रोटीन जो होती है इन इंसेक्ट्स के अंदर या पेस्ट में, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उस लीथल प्रोटीन को आप क्या करेंगे, जो siRNA है उनसे RISC फॉर्मेशन करके और इस तरीके से उन परमानेंटली उन mRNA वगैरह को हम क्या करवा देंगे, छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देंगे। इसकी वजह से देखो ये जो mRNA था सिंगल स्टैंडर्ड था, लेकिन बाद में इसको जो है ये छोटा सा siRNA आपने इधर से लिया और ये siRNA जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो गई यहाँ पे ऐसे, तो सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड mRNA में कन्वर्ट कर दिया। और इसकी वजह से क्या है, ये जो पूरा है ये mRNA क्लीवेज RISC कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से mRNA का क्लीवेज हो गया, यानी कि जो छोटे छोटे पीसेस में mRNA को तोड़ दिया गया। तो RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी जो रहती है आपकी वो इसी से रिलेटेड रहती है। अब इसमें आप देखिए कि किस तरीके से ये आप दोबारा देख लीजिए। नॉर्मली जो mRNA होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, तब तो प्रोटीन बना देगा। लेकिन हमने क्या किया है, इसी mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री कुछ पीसेज लिए हैं RNA के छोटे छोटे, वो आपने यहाँ पे लगा दिए हैं। लगाने की वजह से ये डबल स्टैंडर्ड बन गया और डबल स्टैंडर्ड बनने की वजह से जो है इसका बाद में डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि RISC यानी कि RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो इसके अलावा दूसरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं? तो ये टोबैको के अंदर थी कि टोबैको में हम क्या करेंगे, siRNA टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। SI टेक्नोलॉजी के अंदर डाइसर फॉर्मेशन रहता है, उसके बाद में RISC कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्या करेंगे, वायरस से रिलेटेड यानी कि वायरस रेजिस्टेंस प्लांट जो है वो भी आप डेवलप करेंगे, है ना। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से वायरस रेजिस्टेंस प्लांट जो है वो भी डेवलप करेंगे। उसके अलावा आपका आता है कि फ्लेवर सेवर टोमेटो, नाम से पता चल रहा है। फ्लेवर स्पेलिंग यही रहेगी इसकी, सेवर की और इनकी, क्योंकि ये आप एक ब्रांड बना दिया गया है इस नाम का। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो यानी कि टोमेटो का फ्लेवर जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, चाहे आपको उसको कितने दिनों तक ही उसको आप स्टोर करके रखिए। जनरली क्या होता है कि एंजाइम रहता है एक टोमेटो के अंदर, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। तो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज जो एंजाइम रहता है वो उस एंजाइम को आपने आर्टिफिशियली ब्लॉक कर दिया। और वो एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? जो टमाटर सड़ जाते हैं आपके लिए से, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल था डिग्रेडिंग द पेक्टिन एंड द सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट्स। यानी कि जो टोमेटो का फ्रूट है आपका ऐसे, वो क्या है उसकी वो सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा धीरे धीरे करके ऐसे, और फिर खराब हो जाएंगे टमाटर। तो इसीलिए क्या है, तो ट्रांसजेनिक यानी कि जो आपने आर्टिफिशियल बनाया है, ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाई है टोमेटो की, ये स्टे फ्रेश, दिस कैन स्टे फ्रेश एंड रिटेन फ्लेवर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। यानी कि आप इसको 5-10 दिन रख भी देंगे ऐसे, तो ये टमाटर जो हैं आपके खराब नहीं होंगे। तो टोमेटो वो वाले टोमेटोज हैं जो कि फ्लेवर सेवर टोमेटो, किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स के। ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, ट्रांसजेनिक एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जिनमें आप जीन ट्रांसफर करके और किस किस तरीके से एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की चीज़ें कर सकते हो। अब एग्रीकल्चर में तो हमने बीटी देख लिया, बीटी कॉटन देख लिया, बैसिलस thuringiensis, उसके बाद में हमने siRNA देखा, फिर हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो देखा और ये देखा। तो अब इनके बाद में जो आता है आपका वो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन फील्ड, यानी कि हेल्थ केयर के केस के अंदर आप इनको कैसे यूज करेंगे। तो वर्ल्ड की एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो क्या है, डायबिटीज़ से अफेक्टेड है, यानी कि हाई शुगर लेवल ब्लड में रहता है उनके, और उसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो सही नहीं रहती, और वो इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो पर्टिकुलरली लेते रहते हैं। नॉर्मल इंसुलिन जो प्रोड्यूस किया जाता है वो किया जाता है आपके कैटल्स वगैरह से, काऊ वगैरह से, इनसे इनकी बॉडी में जो भी इंसुलिन बनता है उसको खींच लिया जाता है ब्लड से आइसोलेट करके, और उसके बाद में वो इंसुलिन जो है मार्केट में आपको इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है और उसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो भी सफ़र करते हैं। तो इसीलिए लार्ज स्केल पे अगर आपको, और कई बार क्या होता है कि जो पिग के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करवाया था हमने, है ना, एनिमल्स वगैरह में, वो आपकी बॉडी में जाके क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है, मोस्ट रिएक्टिव हो जाता है, एलर्जन की तरह काम करता है, कई बार एलर्जी भी हो जाती है उसकी वजह से। तो इसीलिए एनिमल्स वाला जो इंसुलिन आइसोलेटेड है उसको यूज ना करके हम क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन है उसको किस में ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई के अंदर। ह्यूमन इंसुलिन के जीन को आपने ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया, और बाद में आपने क्या किया है, अलग अलग जो है वो सिंथेसाइज करवा लिए हैं। नॉर्मल देखो इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर रहती है आपकी, वो ये स्ट्रक्चर रहती है। इंसुलिन की स्ट्रक्चर के अंदर एक पेप्टाइड ये है, एक वाली पेप्टाइड ये है जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, एक पेप्टाइड ये है आपकी, और बीच के अंदर जो इन दोनों को जोड़ रही है दैट इज द सी पेप्टाइड। तो ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड, दीज टू आर जॉइंड टुगेदर बाय द सी पेप्टाइड। तो सी पेप्टाइड जो होता है, अब ये सी पेप्टाइड जब तक प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, ये इनएक्टिव इंसुलिन है। इनएक्टिव इंसुलिन का मतलब है कि ये फंक्शनल नहीं है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन का मतलब है इंसुलिन से पहले की फॉर्म, प्रिकर्सर ऑफ इंसुलिन। और इस इंसुलिन के बाद में जो बीच की सी पेप्टाइड आपकी, ये वाली पेप्टाइड जो है ये हट जाती है। तो सी पेप्टाइड हट गई, देखो ये रही। और उसके बाद में ये वाली पेप्टाइड और ये पेप्टाइड दोनों आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ जाती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से जुड़ी रहती हैं, और उसके बाद में ये जो है आपका ये फंक्शनल इंसुलिन बन जाता है। तो ये तो रहता है नॉर्मल इंसुलिन, लेकिन हमें जब आर्टिफिशियली बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना था तो उस केस में हमने क्या किया कि जो एक बैक्टीरिया आपने ये लिया, देखिए ऐसे ऐसे समझिए इसको, एक बैक्टीरिया ये लिया जिसमें आपने ए चेन बनाने वाला जीन डाल दिया। तो ए चेन वाला जीन इसके अंदर डाल दिया, तो ये बैक्टीरिया अब ए चेन बनाएगा। और दूसरा बैक्टीरिया जो आपने लिया था, इसके अंदर आपने बी चेन बनाने वाला जीन डाल दिया, और सी चेन हमें बनानी नहीं है क्योंकि सी चेन तो वैसे ही सेपरेट हो जाती है जब ये आगे जाके एक्टिवेट होता है। तो उस केस में तो ये आपको ए चेन बना के दे देगा और ये वाला आपको बी चेन बना के दे देगा।
तो ये दो तरह की चेन्स आ गई आपके पास में। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए कौन से बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से, जैसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं आपस में। तो उससे क्या होगा, उससे फिर आपका जो एक्टिव इंसुलिन होता है वो प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पे इसमें देखिए किस तरीके से किया है इसको, देखो तो ये जो ए चेन है, ये बी चेन है और ये सी चेन ने दोनों को जोड़ रखा है। और बाद में जब मैच्योर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, देखो सी चेन जो है वो हट जाती है और सिर्फ ए और बी बचती है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से आपस में बाइंड हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि इसको प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा आता है इंसुलिन के बाद में, वो आता है आपका जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के केस में कोई भी जीन यानी कि कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर आपकी बॉडी में रहता है जो कि ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं होता, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, तो उसी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जीन थेरेपी आप उसकी ले सकते हैं। जो नॉर्मल एलिल्स रहते हैं आपके ऐसे फॉर एडीए इंसर्टेड इनटू द रेट्रोवायरस, नॉर्मल जो आपके ये रहते हैं है ना, जो नॉर्मल एलिल्स रहते हैं, तो नॉर्मली जो एडीए का जो जीन होता है वो आपकी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड रहता है। एडीए यानी कि एडिनोसिन डी अमाइनेज का जो जीन होता है ना, एडिनोसिन डी अमाइनेज का जो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉपर इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। लेकिन 1990 के आसपास 4 ईयर ओल्ड जो गर्ल थी उसके अंदर एडीए की डेफिशिएंसी मिली, और मिलने के बाद में जनरली जो उसकी जीन थेरेपी के लिए अप्रोचेस की जाती है वो क्या किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि आप एंजाइम के इंजेक्शंस उसको लगाते रहिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी ऐसा रहता है, बोन मैरो लिया और बाद में उसमें जब तक चलेगा तब तक चलेगा, लेकिन ये परमानेंट क्योर इसका नहीं है। तो परमानेंट क्योर क्या है, परमानेंट क्योर ये है कि आपने क्या किया कि जो नॉर्मल एलील यानी कि नॉर्मल जीन जो है इस पर्टिकुलर एडीए का, वो आपने सेल के अंदर इंसर्ट करवा दिया, किसके थ्रू, रेट्रोवायरस के थ्रू। रेट्रोवायरस जो होता है वो क्या करेगा, इस सेल के ऊपर चिपकेगा और अपना ये जो ब्लैक वाला नॉर्मल जीन है वो ट्रांसफर कर देगा। कौन सी सेल्स है, लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट यानी कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है उनके अंदर ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। और तो उन लिम्फोसाइट्स के अंदर ये अपना जीन ट्रांसफर हो चुका है। अब ये जब जैसे जैसे ये आपका ये डीएनए कैरी द नॉर्मल एलिल्स इंसर्टेड इनटू द क्रोमोसोम्स ऑफ द होस्ट, और नॉर्मल क्रोमोसोम्स के अंदर आपने इसको ऐड कर दिया है। अब क्या होगा, अब जीन प्रेजेंट है आपके अंदर और सेल का सेटअप है ही, तो ऑटोमेटिकली क्या है, प्रोटीन बनती रहेगी। लेकिन ये किया कैसे गया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये कैसे किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये किसी की बॉडी है ना, ये पेशेंट की बॉडी है, और पेशेंट की बॉडी से आपने क्या ले लिया, ब्लड ले लिया, और ब्लड के अंदर आपको कौन सी सेल मिली, लिम्फोसाइट सेल्स मिली, ये लिम्फोसाइट्स ये वाली। तो लिम्फोसाइट सेल्स आपको ब्लड के अंदर मिल गई। उन लिम्फोसाइट सेल्स को आपने आर्टिफिशियल प्लेट के ऊपर कल्चर कर लिया उन लिम्फोसाइट्स को, और साथ के अंदर इसमें किसका इन्फेक्शन करवा दिया, रेट्रोवायरस का। रेट्रोवायरस में आपका खुद का जो जीन था ब्लैक वाला, ये जीन इसके अंदर था, तो इन्होंने रेट्रोवायरस इनके ऊपर आया, सबके ऊपर इन्फेक्ट कर दिया। अब इन सभी के अंदर कौन सा जीन आ गया है, ये सारी के सारी सेल्स जो हैं वो एडिनोसिन डी अमाइनेज के लिए क्या हो चुकी हैं, पॉजिटिव हो चुकी हैं, यानी कि इनके अंदर एडिनोसिन डी अमाइनेज का जीन एंटर कर चुका है इन सभी सेल्स में। अब ये जो सेल्स होंगे आपकी ऐसे, इनको वापस से सिरिंज में लिया जाता है और बाद में पेशेंट की बॉडी में वापस डाल दिया जाता है, यानी कि लेकिन ये प्रोसेस जो है, जो लिम्फोसाइट की लाइफ के साथ ही ये जो एबिलिटी होती है इनकी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही लिम्फोसाइट जो है वो इसके अंदर आई, और जब तक आपकी बॉडी में रहेंगी 6 महीने 8 महीने 12 महीने, तब तक आपको क्या है, एडीए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो डिग्रेड हो जाती हैं, स्प्लीन में चली जाती हैं डिस्ट्रक्शन के लिए, उसके बाद में नई लिम्फोसाइट जो बनती हैं उनमें वापस से जीन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, यही जो आपका पूरा जीन थेरेपी है, इसको हर 6-7 महीने से आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये एक बेसिक सा इसका नॉलेज है। लेकिन यही काम अगर आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में करवा देते हैं, यानी कि जो बेबी जब पेट में रहता है उस टाइम में मदर के पेट में ही आपने ये जीन थेरेपी इंसर्ट करवा दी वहाँ पे, क्योंकि एक सेल से उसके बाद में पूरी बॉडी बनती है, तो आपने उसी सेल के टाइम में ही आप में इसमें इंजेक्ट करवा के और आप जो जीन है वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपको ये बड़े होने के बाद में हर 5th मंथ में 5-6 मंथ में आपको ये जीन थेरेपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि ये जो थेरेपी है आपकी, इसमें आपने जीन लिया, रेट्रोवायरस में डाला, सेल को इन्फेक्ट करवाया और उसके बाद में इस तरीके से वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया। तो ये जो प्रोसेस रहता है पूरा, ये आपका है एडिनोसिन डी अमाइनेज
एंजाइम से। इसमें नीट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर ऐसा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस इन मेडिसिन्स की। डायग्नोसिस वो सारी टेक्निक्स होती हैं जिनसे आपको डिजीज का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, यानी कि आप जैसे मान लो कि HIV से इन्फेक्टेड हो, या आपके मलेरिया हो रहा है, या आपके दूसरी डिजीज हो रही है, उन सभी के टेस्ट होते हैं। तो वो जो टेस्ट होते हैं वो सब किस में आते हैं, डायग्नोसिस में। तो डायग्नोसिस के लिए आप 2 टेक्निक्स यूज कर सकते हो, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो PCR में क्या होता है, अगर हल्का सा भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो वो PCR करने से क्या है, वो एम्पलीफाई होकर पता लग जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। तो क्योंकि एक ही जीन की थाउजेंड्स और बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो PCR बना देती है, इसी वजह से क्या है, ये छोटे से इन्फेक्शन के लेवल को भी डिटेक्ट कर सकती है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये सेकंड टेक्निक आती है, इसको हम एलाइजा बोलते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसके अंदर क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे ऐसे, ये आपने पेशेंट की सीरम ले ली, यानी कि ब्लड से ही सीरम आइसोलेट कर लिया आपने ऐसे, इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज वगैरह ये सब प्रेजेंट हैं। अब आपने क्या किया, इन सभी एंटीजेंस को, जो इसके अंदर ब्लड के अंदर आपके इन्फेक्शन होगा तो इसका मतलब है पैथोजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, ब्लड में प्रेजेंट होगा, और वो ब्लड जो है उसके अंदर आपने क्या किया, एक प्लेट के अंदर इस ब्लड को आपने स्मीयर बना लिया। उसके बाद में इसके ऊपर आपने प्राइमरी एंटीबॉडी सबसे पहले डाली। प्राइमरी एंटीबॉडी जैसे ही आप डालेंगे तो ये जो आपने यहाँ पे एंटीजन बनाया है ना, ये जो यहाँ पे आपका जो एंटीजन था ये वाला, ये एंटीजन जो है, और उसके बाद में ये एंटीजन, इसके ऊपर आपने कौन सी एंटीबॉडी डाली, प्राइमरी एंटीबॉडी आपने इसके ऊपर डाल दी। तो अगर मान लो एंटीजन प्रेजेंट हुआ तब तो प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन प्रेजेंट होने पर ही इससे बाइंड करेगी। अगर मान लो आपके इन्फेक्शन ही नहीं है तो ये नीचे वाला जो येलो कलर का एंटीजन है ये आप में एब्सेंट होगा, तो एब्सेंट होगा तो एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेगी, और जब इसको वॉश करेंगे फॉस्फेट बफर सलाइन से तो उस केस के अंदर ये वॉश हो जाएगी, कोई भी कलर आपका नहीं आएगा। अब जैसे ही मान लीजिए कि आपके इन्फेक्शन है तो उस केस में आपके पास में एंटीजन भी प्रेजेंट है, और एंटीजन प्रेजेंट है तो आपने एंटीबॉडी ऊपर से इसमें डाली है तो वो एंटीबॉडी इसके चिपक जाएगी, लेकिन ये प्राइमरी एंटीबॉडी है। उसके बाद में क्या होता है, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी आएगी इसके ऊपर, और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी आ गई, और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है वो जनरली किससे लिंक रहती है, एंजाइम से लिंक रहती है, एंजाइम से। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी किससे लिंक रहती है, एंजाइम से। तो एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी रहती है, ये एंजाइम से लिंक है, यानी कि एंजाइम के साथ जुड़ी हुई है ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये वाली। और ये एंटीबॉडी जो है ये किससे बाइंड करती है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करती है। तो जितनी ज़्यादा एंटीजन होंगे उतना ही ज़्यादा प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होगी, और उतनी ही ज़्यादा सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड होगी। और उस केस में क्या होगा, फिर जैसे ही आप इसका सबस्ट्रेट इसको दे देते हैं, सबस्ट्रेट जैसे कि मान लीजिए कि क्रोमेटोजेंस आपने दे दिए H2O2 और 4, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कलर है वो यहाँ पे अपीयर हो जाता है, और जितना ज़्यादा कलर होगा उतना ही ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट है, यानी कि उतना ही ज़्यादा प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उतना ही ज़्यादा आपका एंटीजन प्रेजेंट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोर कलर जो आना है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्फेक्शन के लेवल से, यानी कि ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो ज़्यादा आपका क्या होगा, प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी। प्राइमरी एंटीबॉडी जितनी ज़्यादा बाइंड करेगी उतनी ही ज़्यादा सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड करेगी। तो कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्फेक्शन लेवल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एलाइजा का प्रिंसिपल क्या रहता है। तो एलाइजा के अंदर क्या रहता है, एक एंटीबॉडी है, एक एंटीजन है। सबसे पहले तो आपने ब्लड ले लिया, उसको स्मीयर बना लिया ट्यूब के अंदर। 96 वेल प्लेट जो है वो इसमें यूज की जाती है, 96 वेल प्लेट इसमें, और फिर उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आप उसका वो ली जाती है ऐसे। तो ये देखिए इसके अंदर ये रहता है पूरा आपका कि इसके अंदर जैसे ही आप बाइंडिंग कराएंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हो गई, उसके बाद में आप ये सारे नेगेटिव्स हैं, लेकिन ये जो है कल जिसमें कलर आ गया वो क्या है, पॉजिटिव है। जिसमें भी कलर आया है ये क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये रहता है। तो ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो कि आप जीन नॉकआउट करके या फिर कोई भी तरह के आपको मॉडल बनाना है, एनिमल मॉडल, तो वो आपने स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं कि
आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, एक माइस लेंगे, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनाएंगे, तो उस केस के अंदर उसके जीन को आप अफेक्ट कर देते हैं, तो आपको जीन नॉकआउट करने से आपको उसका फंक्शन पता लग जाता है। तो ये सारा जो था ये है अपना इसके बारे में। तो इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपके क्या क्या काम आ सकते हैं, स्टडी ऑफ द जीन रेगुलेशन, यानी कि कोई भी जीन जो है उसके बारे में आपको देखना है इसका फंक्शन क्या है, तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीजेज, यानी कि आपको कैंसर पे काम कर रहे हो, दूसरी डिजीज पे काम कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के साथ में आप ट्रांसजेनिक मॉडल्स को डेवलप करेंगे और उसके बाद में उसमें काम करेंगे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंसुलिन आपको बनाना है और इंसुलिन का जीन आपने इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे डाल दिया, वो आपको इंसुलिन प्रोड्यूस करके दे देंगे। सॉरी। उसके बाद में आता है जीन कोडिंग फॉर द प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो ये किस में यूज किया जाता है, एम्फीसीमा, जो लंग डिजीज से रिलेटेड जो रहते हैं उनमें यूज किया जाता है। और ये क्या है, ये दूसरा आता है आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो है उसका नाम क्या था, रोजी, रोजी नाम था ट्रांसजेनिक काउ का, और डोली किसका नाम था, जो शेप थी उसका। प्रोड्यूस मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टैल्बुमिन। और उसके बाद में जैसे वैक्सीन बनाई है आपने, तो सबसे पहले एनिमल्स पे ट्रायल करिए उनका, तो सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन हो गई। उसके बाद में लास्ट जो आता है आपका कि कोई भी आपने ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया है जैसे टॉक्सिसिटी कि ड्रग वगैरह की टेस्टिंग करने के लिए आप क्या है, सबसे पहले उनको एनिमल्स के ऊपर लगाएंगे। एनिमल्स पे आपने लगाया, फिर देखा कि कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप फिर किस पे, ह्यूमंस वगैरह पे ट्राई करेंगे। डायरेक्ट ह्यूमन पे ट्राई करने के लिए आपको परमिशन नहीं मिलती, तो पहले आपको एनिमल्स स्टडी करके बताना पड़ता है, तो उनके अंदर आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो हैं जो आपने लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस किए हैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके। तो इससे क्या होगा, अब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये इतने सारी एप्लीकेशंस हैं, आपको इनको ध्यान में रख लेना है कि बायोटेक्नोलॉजी को हम एंजाइम्स बनाने में यूज कर सकते हैं। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी को हम जो आपके जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट हैं, जैसे मैंने बताया था ड्रोट रेजिस्टेंस है, स्टार्च है, कोई फ्यूल डेवलप करना है, अल्कोहल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं। प्रोटीएजेस यूज करते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर, हमने लास्ट क्लास में देखा था, लाइपेजेस वगैरह ये सब ऐसे। और उसके अलावा बायोफर्टिलाइजर्स और आप इसके अलावा इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द बायोटेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्री, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फर्मेंटेशन वगैरह जो होता है पूरा का पूरा माइक्रोब्स की वजह से होता है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से होता है। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये सारा है। कॉर्न है, बीटी कॉटन है, उसके अलावा आपका प्रोडक्शन ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स है ना, बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट्स वगैरह से आपको ऑटोमेटिक किलिंग जो है उनकी होने लग जाएगी अगर आप इंसेक्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस जीन आप उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज है ना, बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टूल्स हैज़ ग्रेटली एनहांस्ड। एक्वेटिक स्पीसीज का प्रोडक्शन आप बायोटेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, हाईली एनहांस कर सकते हैं। एनिमल्स आपके ये काम आते हैं क्योंकि आपके खुद के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो एनिमल्स आपको लेके देंगे, तो इनको आप सबको याद कर लेना है। उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ के अंदर क्या होता है आपका कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस एथिकल इश्यूज़ के अंदर आते हैं। और इनमें जैसे मान लीजिए कि किसी और आपने कोई चीज़ की डिस्कवरी करी, लेकिन दूसरा कोई है वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपना बता के पेटेंट करा लेता है, यानी कि रजिस्टर्ड करा लेता है, और उसके बाद में तो आप उसके ऊपर केस फाइल करना है। और चीज़ जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी दवाई की डिस्कवरी करी और आपने उसका पेटेंट करा लिया। अब क्या होता है कि मेडिसिन का पेटेंट आपने करा लिया और अब कोई दूसरी कंपनी जो है वो उस फॉर्मूले की ड्रग को नहीं बेच सकती एज इट इज़। जैसे आपकी ड्रग जो है उसका आपने उसकी डिस्कवरी करी है, यू आर द साइंटिस्ट, यू आर द रिसर्चर, तो उस केस में आप उसको पेटेंट करा लीजिए। तो दूसरा कोई भी होगा वो अगर आपके प्रोडक्ट्स को, आपके मेथडोलॉजी को, आपकी चीज़ों को यूज करता है विदाउट आपकी प्रॉपर परमिशन के या फिर प्रॉपर कंपनसेशन के, आपको या तो पैसे देगा या आपसे परमिशन लेगा रिटर्न में, तो वो आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं करता है कि बिना परमिशन के आपके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है आपके टैग लगा के, तो उस केस में उसके ऊपर आप क्या है, आप उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे नाइकी की टी शर्ट्स आती हैं, तो मान लीजिए कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका है, नाइकी का सिंबल है, तो ये सिंबल जो है ये नाइकी का है, ये सिंबल किसका है, नाइकी का, ऐसे। तो ये टिक जो है
आप नॉर्मल टी शर्ट्स, आप घर में टी शर्ट बनाओ, उसके ऊपर नाइकी का ठप्पा लगाओ और फिर बेचो, आप ऐसा नहीं कर सकते। नाइकी अगर आपको क्लेम करना चाहेगी तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर अगर आपके ऊपर क्लेम कर देती है तो फिर आपको क्या है वो देने पड़ते हैं। इसी तरीके से क्या है, जो बासमती राइस जो है वो इंडिया के लिए क्या है, इंडिया की वैरायटीज़ थी 27 बासमती राइस की वैरायटी इंडिया के अंदर। और इस बासमती राइस से अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो है वो क्रिएट कर ली बासमती राइस को, और एक नई वैरायटी बना के ऐसे। उसके बाद में फार्मर्स की परमिशन के बिना, तो इसके लिए बाद में क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और बासमती राइस के पेटेंट के लिए क्लेम कर दिया गया था, और फिर बाद में उस कंपनी को वो चीज़ छोड़नी पड़ गई। तो ये रहता है कि जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि ऊँट जो है वो राजस्थान में मिलता है, इंडिया में मोस्टली राजस्थान और थोड़ा सा पार्ट गुजरात का ऐसे, तो ऊँट जो है वो राजस्थान के अंदर मिलता है। आप उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स वगैरह और बिना किसी नेचुरल परमिशन के, यानी कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, आप कंगारू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको विदाउट ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी के परमिशन के या वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी परमिशन के आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप सेल कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या है, जो एथिकल कमेटी होती है वो आपको फाइन कर सकती है और या फिर आपको आपके ऊपर बड़ा क्लेम कर सकती है। तो इन सब को रोकने के लिए ही, यानी कि इलीगल यूज को रोकने के लिए ही एक GEAC बनाई गई थी। इस GEAC की फुल फॉर्म आपको याद में रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये रहती है GEAC की फुल फॉर्म। तो ये GEAC जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कमेटी से आपको क्या है, परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में ही आप इसकी देख रेख में ही अपना रिसर्च वगैरह जो है वो कंप्लीट करेंगे, ऐसा रहता है। लास्ट आता है एथिकल इश्यूज में, वो आती है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी में देखो वही बात आ गई आपकी वापस से कि रेफर टू यूज द बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेशन पेमेंट। यानी कि जो उस कंट्री, ना तो आपने राजस्थान के अंदर आपने ऑस्ट्रेलिया के कंगारू से कोई प्रोटीन आइसोलेट करके उसका कोई वो करवा लिया पेटेंट वगैरह, तो अब उस केस में आपने क्या किया है, आपने ना तो वहाँ के लोकल लोगों को कोई आपने कंपनसेशन दिया है, ना वहाँ की गवर्नमेंट को कंपनसेशन दिया है, ना ही वहाँ से परमिशन ली है। तो उस केस के अंदर क्या है, ये जो टर्म्स आती हैं सारी ये आती है बायोपायरेसी के अंदर। तो बायोपायरेसी के अंदर ये आती है। तो उसके बाद में क्या होगा, तो ये जो है आपका ये क्या है, तो बायोपायरेसी के अंदर आप देख रहे हैं कि आपने देख लिया कि बायोपायरेसी जो है वो ये, तो इसमें आपने ये देख ली विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट है। अगर आप मान लो यूज करते हो किसी भी चीज़ों को तो उस केस के अंदर आपके ऊपर केस हो सकता है। दूसरे का रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और आप उसको जो है यूटिलाइज कर रहे हो विदाउट उसकी परमिशन के, तो उस केस के अंदर भी वो किस में आता है, बायोपायरेसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट एथिकल कमेटी बनाई गई होती हैं, तो वो उन कमिटीज से आपको परमिशन लेके या फिर प्रॉपर जो कंपनी है उससे परमिशन लेके ही आपको ये काम करना पड़ता है। तो ये जो था आपका, ये आज का चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका वो लास्ट यूनिट बचती है हमारी, जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं इकोलॉजी से रिलेटेड, वो हम इस लेक्चर्स के बाद में देखते जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।